नमस्कार, तेरी मेरी संगत में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि हेल्थ और वेल्थ ये दोनों अगर सही हो तो फिर लाइफ टकाटक होती है। और आज का समय तो वेल्थ को मैनेजमेंट करने का समय है। वेल्थ मैनेजमेंट हो और इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो आपकी वेल्थ को मैनेज करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है वेस्ट बंगाल कलकत्ता से अनीशा जी कठोदिया, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और इस क्षेत्र में 10 वर्षों से काम कर रही है। 300 से ज्यादा फैमिलीज उनके साथ जुड़ी हुई है और लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा हर मंथ वो इन्वेस्टमेंट का ये काम देखती है। तो जो मेरे साथ जुड़े हैं आज के मेहमान अनीशा जी कठोदिया, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार अनीशा जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अनीशा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आप करवा रही हैं, कर रही हैं, वर्षों से आपका एक्सपीरियंस है, तो ये आपने क्यों शुरू किया? मतलब इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको करने की, या फिर आपने क्या सोच करके शुरू किया? ये मैंने लगभग 10 साल पहले शुरू किया था। तो पहले मैं जॉब करती थी मुंबई में केयर रेटिंग्स में। मैं एक सेल्स का जॉब करती थी। अराउंड 2012 का टाइम था। फिर मेरी शादी हो गई। फिर जब मैं 2014 में कोलकाता गई तब तो मेरी जॉब चली गई थी। तब मैंने सोचा कि अब जॉब तो नहीं करनी है, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। और फाइनेंस में मेरा हमेशा से पैशन रहा है। मैंने एमबीए किया है फाइनेंस में, तभी भी मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस को लेके एक अलग ही लव था। तो जब मेरी शादी हुई तब मैं मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करना स्टार्ट करने लग गई। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड का भी देख रही थी तब पोर्टफोलियो। तो जब मैं इतना रीड कर रही थी अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट म्यूचुअल फंड्स, खुद का हैंडल कर रही थी, मेरे फैमिली का देख रही थी, तब मुझे लगा कि मैं ये प्रोफेशन में जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है इस प्रोफेशन को लेके और मेरा नॉलेज भी है। बिल्कुल, फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट में जहां महिलाएं आज आगे बढ़ रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जो म्यूचुअल फंड करवाते हो, जिनसे भी करवाते हो, जिनका भी देखते हो, जिनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो, तो आप एग्जैक्टली करते क्या हो? उनके जो टर्म्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हो? आप रियल एस्टेट में उनका इन्वेस्टमेंट करवाते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में करवाते हो, मेटल में करवाते हो? कई सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पे हम अपनी वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। तो आप कैसे और क्या सोचती हैं? हाँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी आपके दर्शकों के लिए भी कि म्यूचुअल फंड एक जरिया है इन्वेस्ट करने का। बट जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मेन 4 एसेट क्लासेस होते हैं। इक्विटी मतलब शेयर बाजार में पैसा डालना। फिक्स्ड इनकम होता है, जैसे कि बॉन्ड्स हुआ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हुआ। कमोडिटीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में। और हम रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है। म्यूचुअल फंड एक जरिया है जहां पे आप इन तीनों चारों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, आपके जैसे, मेरे जैसे। और एक फंड मैनेजर होते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनका काफी एजुकेशनल अच्छा बैकग्राउंड होता है, जो हमारे बिहाफ में इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तो ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप किन बातों का ध्यान रखते हैं कि कितना पैसा है किसी के पास भी? जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसके पास कितना पैसा है, वो कहाँ इसको इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो कि वो बढ़े? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी जो मनी है वो मल्टीप्लाई हो, और वो मल्टीप्लाई किस तरह से हो सकती है ये आप उसे बताते हैं। तो आप किन बातों का ध्यान रखते हुए उसके प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कोई आते हैं ना, तो हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये नंबर 1 फैक्टर है। उसके बाद हम पूछते हैं कि क्या आप थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ले सकते हैं? क्या पोर्टफोलियो अगर कोई दिन 20% डाउन है तो आप ले सकते हैं? अगर क्लाइंट बोलता है कि हम नहीं ले सकते, तो शेयर बाजार आपके लिए है ही नहीं। तो आप म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूरा वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हो। तो जब मुझे पता चल जाता है वो कितने साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका क्या रिस्क एपेटाइट है और उनकी क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। कोई बोलता है मुझे 10% रिटर्न चलेगा, बट मुझे वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, अकॉर्डिंगली हम लोग फिर उनका प्लान बनाते हैं कि नहीं,
कोई अगर इन्वेस्टर है जिसको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो हम उसको फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट ज्यादा देते हैं, जी। सिर्फ 20-25% ही शेयर बाजार इक्विटी कंपोनेंट देते हैं। अच्छा। फिर 10% जैसा गोल्ड इन्वेस्टमेंट उनको दे देते हैं क्योंकि उनको वॉलेटिलिटी कम चाहिए, तो फिक्स्ड इनकम गोल्ड इन पे फोकस रखते हैं और शेयर बाजार वाला इक्विटी कंपोनेंट उनका कम रखते हैं। तो ये पर्सनल फाइनेंस बहुत पर्सनल होता है, हर जन के अनुभव, इनकम स्ट्रीम, उनका क्या इनर नेचर है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान या प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए जाते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जो यंग है, जिनकी ग्रोथ अभी हो रही है, तो वो शायद रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर बुजुर्ग लोग आपके पास आ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि भाई जैसे ही मैं बीमार पड़ूं, अगर मेरी मनी मेरे काम नहीं आई तो फिर फायदा क्या, तो उनको चाहिए होता है कि तुरंत मेरे पास आ जानी चाहिए। तो क्या ऐसा भी करते हैं कि म्यूचुअल फंड लिया तो हमने 10 सालों के लिए है सोच करके, लेकिन बीच में ही उसको लेना पड़ जाता है, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब उसको कैसे उसको हैंडल करें कि भाई अगर बीच में भी हमें निकालना पड़ा पैसा, तो फिर वो पैसा हमारे किस तरह से काम आएगा, या उसके लिए कौन से मतलब चीजों का यूज करे वो। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे ये है कि बुजुर्गों के लिए वेल्थ क्रिएशन का फेज चला गया है। ओके। जो मल्टीप्लाई का आपने बात किया ना, 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8, वो तो इसके लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ नहीं, रिस्क कम भी लीजिए बट थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा। और वो टाइम भी उनके पास नहीं है। देखो उनका अब टाइम है कि कैपिटल को टिकाए रखना, वेल्थ को प्रिजर्व करना और उससे एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम जनरेट करना। अच्छा, आज आप जो भी 60 क्रॉस कर गए हैं, अब उनका वेल्थ क्रिएशन का फेज तो देखिए मोटा मोटी चला गया है। अब जो आपने इकट्ठा किया उसको टिकाइए, उससे सही तरीके से निवेश करके एक इनकम स्ट्रीम का आप जनरेशन का तरीका ढूंढिए कि हर महीने नहीं तो हर क्वार्टर एक सर्टेन अमाउंट आपको मिल जाए। तो ये क्या पॉसिबल रहती है कि सर्टेन अमाउंट? यस, बिल्कुल पॉसिबल रहती है। उसके लिए आपको काफी चीजें समझनी पड़ती है। आप एक मेरे जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर या आप एडवाइजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे कि ना हाइब्रिड स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड में। अच्छा। जिसमें 50% आप समझिए इक्विटी कंपोनेंट है शेयर बाजार का, 50% फिक्स्ड इनकम। ओके। जो आपको कांस्टेंट रिटर्न देगा जी। उसमें भी कोई स्कीम्स है जिसमें इक्विटी कंपोनेंट 30% ही है, 70% फिक्स्ड इनकम। अच्छा। तो क्या है ना, वो 30% थोड़ा ग्रोथ देता जाएगा, 70% तो आपका फिक्स्ड टिका हुआ है जी। तो ऐसा स्कीम आपको ऑप्शन देती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। वाह, वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपया लगा दिया जी, आप रिटायर्ड है, आपने 1 करोड़ रुपया लगा दिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम में कर दिए। 25-30% इक्विटी कंपोनेंट है, बाकी फिक्स्ड इनकम। आप 5 से 6% सालाना विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा। 1 करोड़ का 6% हुआ 6 लाख जी। अगर मंथली चाहिए तो 50,000 रुपया महीना, क्वार्टरली चाहिए तो वैसे 1.5 लाख रुपया महीना आपको करना है तो वैसे कर सकते हैं। लाइक 2 लाख रुपया महीना करके आप साल में 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। तो अब बुजुर्गों का वो स्टेज है कि जो आपने इकट्ठा कर लिया है उसको संभाले रखें। और एक और चीज बोलूंगी, इमरजेंसी कॉर्पस हमेशा रेडी रखिए जी। ये मैं बुजुर्गों के लिए भी बोलूंगी और यंगस्टर्स के लिए भी, क्योंकि क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसमें आप थोड़ी वॉलेटिलिटी लेंगे क्योंकि आप ज्यादा रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, उसमें आप 1 का 10 करना चाहते हैं जी, कि 10-15 साल में मैं अपना 10 गुना पैसा कर लूं। वो होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, भले मुझे 7-8% मिले, भले 6% मिल जाए, बट मुझे जरूरत है ना तो कल का कल मुझे पैसा मिलना चाहिए और मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वो होता है शॉर्ट टर्म। उसमें आप भले ही फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होता है लिक्विड फंड्स, आप लिक्विड फंड्स में डालिए, वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। क्योंकि देखो कितना भी बोले, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इमरजेंसी कंटिंजेंसी आती है। सो नेवर डिस्टर्ब योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म का पैसा अलग रखिए, लॉन्ग टर्म का पैसा अलग रखिए। इतना भी आप करेंगे ना तो मुझे लगता है आप काफी कुछ अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि अपनी जो
वेल्थ है उसे कम से कम 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। Yes. और उसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इस तरह से प्लान कीजिए कि आप कहीं भी डिस्टर्ब ना हो लाइफ में। यस, ये बहुत बड़ी बात है। अनिशा जी, ये बात हुई अपनी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अभी एक शब्द बार बार सुनने में आ रहा है, SIP। तो एग्जैक्टली SIP क्या है? हाँ, तो SIP तो बहुत ही पॉपुलर बन गया है इंडिया में। अच्छा। क्योंकि जो एम्फी जो बॉडी है, उन्होंने कैंपेन चलाया था कि म्यूचुअल फंड सही है, SIP सही है करके, सो बहुत ही पॉपुलर बन गया है। तो SIP को मैं एक सिंपल वे में समझाना चाहूंगी। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई एसेट क्लास नहीं है, जैसे कि एक एसेट क्लास होता है इक्विटी, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम। ये एसेट क्लास नहीं है, ये एक टूल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अच्छा। उससे आप हर महीना एक सेट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन अ प्री डिसाइडेड डेट। अच्छा, आप एक डेट डिसाइड कर सकते हैं कि 5 तारीख को आपको करनी है। हर महीना 5 तारीख को आपका पैसा कट जाएगा। आप मंथली कर सकते हैं, आप क्वार्टरली कर सकते हैं, आप ईयरली कर सकते हैं। आपने सेटिंग करके एक बार छोड़ दी तो आपके अकाउंट से सीधा पैसा वहां चला ही जाएगा। तो ये डिसिप्लिन इंश्योर करता है। क्या होता है ना, मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं। ऊपर जाते हैं ना तो मन करता है और इन्वेस्ट करें, बिल्कुल। नीचे जाते हैं तो लगता है नहीं, अब करना ही नहीं है। बट ये उल्टा चीज है। इमोशंस वर्क अगेंस्ट द रूल। रूल है ऊपर जा रहा है ना तब कम करिए, अच्छा, नीचे जा रहा है ज्यादा करिए। क्या बात है। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो SIP इधर बहुत हेल्प करता है। कोविड के टाइम मार्केट 40% क्रैश कर गया था। बिल्कुल। बट जिसकी SIP करी हुई थी उसका तो डिडक्शन हुआ। बिल्कुल। और फिर जब मार्केट्स बढ़ा, अब बेनिफिट सोचिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो ये डिसिप्लिन इंश्योर करता है, आपका इमोशंस को इन्वेस्टमेंट से हटा देता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके ऑटोमेटिक हो रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट मेक मनी बिकॉज योर इमोशंस वर्क अगेंस्ट यू। ऑल द रॉन्ग इमोशंस कम आउट। जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तब लगता है एकदम अग्रेसिव फ्लो आ जाता है, फ्लो आता है पूरी हाँ, तरह से कि वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। क्लाइंट लोग हमारी बात नहीं सुनते, बोलते हैं हमको और लगाना है पैसा। और जब मार्केट्स गिरता है तब किसी की हिम्मत ही नहीं आती है। बट SIP क्योंकि आपने ऑटोमेट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट होते जाता है एंड आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। मतलब ये हर एक को अपने जीवन में, जैसे हम बचपन में सीखते थे कि अनुशासन, तो ये एक तरह का फाइनेंस में अनुशासन है। और अगर डिसिप्लिन हो गया ना, 90% गेम आपने जीत ली है। बोला जाता है कि इंग्लिश में सेइंग है, पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू इन इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। सो अगर आपने वो जीत लिया तो आपका काम हो गया है। फिर तो जैसे हम लोग जो सुनते हैं कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगा दो और आप सो जाओ, 90% या 100% काम तो आपकी कंपनियां कर रही है, आपको जरूरत नहीं है उसको देखने की। तो ये कितना सच है? ये तो मैं बोलूंगी कि बहुत 90% सच है, बट करना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली आपको राइट कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, तो वो एक अलग टॉपिक है। बट जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तब हम कंपनी में पार्टनरशिप लेते हैं। हम एक छोटा पार्टनर बन जाते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी की। तो अगर आपने रिलायंस के शेयर्स लिए तो आप एक छोटे पार्टनर बन गए हो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की, और आपके साथ आपके बड़े पार्टनर हैं मुकेश अंबानी जी। तो मुकेश अंबानी जी का तो इतना बड़ा विजन है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, आप छोटे से पार्टनर हो उनके साथ। तो जब उनका प्रॉफिट ग्रो होगा वो शेयर प्राइस में दिखेगा। जब शेयर प्राइस में दिखेगा तो हम जैसे छोटे छोटे पार्टनर्स को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एंड मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि देखो, स्टॉक मार्केट में शेयर पिकिंग सबका नॉलेज नहीं होता है, सबका एबिलिटी नहीं होता, और ना सबके पास टाइम होता है। तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए अपना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। बिल्कुल, मतलब शेयर मार्केट ऐसे देखो तो एक सेफ जोन है हर एक के लिए, हर बंदे के लिए। आपके पास कितनी वेल्थ है, कितना पैसा है, ये डजंट मैटर। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस बाजार में जा सकते हैं जहां पे बड़े बड़े लोग हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा।
जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होगा क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है। आपको 50% डाउन देखने का भी कैपेसिटी रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 10-12 साल दे दिया मार्केट को तो शॉर्ट आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। मतलब जब मार्केट डाउन आता है तब आप क्या करें? मतलब उस टाइम इतनी उथल पुथल होती है अंदर। पोर्टफोलियो को देखिए ही मत। अच्छा वो बेस्ट है। मतलब एक रिसर्च आया था कि सबसे ज्यादा पैसा किन लोगों ने कमाया है, वो जो भूल गए थे अपने इन्वेस्टमेंट्स को। अच्छा, क्योंकि मार्केट्स क्या है ना, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आज आप क्यों मार्केट में कर रहे हो? जब आपको फिक्स्ड इनकम में 6-7% मिल रहा है, मार्केट आपको दे देता है मोटा मोटी, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आपको 10 से 12% तो बन जाता है, तो आपको डबल मिल रहा है। बिल्कुल, फिक्स डिपॉजिट से मोटा मोटी एक डबल रिटर्न बैठता है। लेकिन क्या चीज डिफरेंट है, क्या क्यों डबल बैठ रहा है? मार्केट्स वॉलेटाइल है, लीनियर रिटर्न नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में 7% मतलब ईयर 1 7, अपने 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, हर साल 7% मिल रहा है आपको। बिल्कुल लीनियर रिटर्न है। मार्केट्स का नंबर 1 ये चीज जो सब लोग मिस आउट कर देते हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर दो तो आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, नॉन लीनियर रिटर्न है। फर्स्ट ईयर आपने इन्वेस्ट किया, आप अगर लकी है तो मे बी आपका मनी डबल हो जाएगा 1 साल में जी, बट नेक्स्ट ईयर 30% डाउन, देन 10% अप, देन 20% डाउन, देन 20% अप। इट्स नॉन लीनियर। बट अगर आपने 5-7 साल दे दिए तो आपका मोटा मोटी 10-12% बैठ जाएगा, वो इवन आउट हो जाता है। तो कैसी कंपनियों को सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे? या तो फिर हम एक्सपर्ट के पास ही जाएं, डेफिनेटली एक्सपर्ट्स क्योंकि उसी फील्ड से हैं तो उनको पता होता है, लेकिन एक जनरल पब्लिक एक्सपर्ट के पास जाने से पहले भी बहुत कुछ देखना चाहती है कि मैं जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि भाई मैं एक्सपर्ट के पास जाऊं। बहुत बार ये मन में आता है कि मेरे पास तो थोड़ी सी तो मनी है, अब उस मनी को मैं एक्सपर्ट से क्या ही करवा लूंगी। तो ऐसे में क्या सोचें और कैसे करें? ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने पूछा कि काफी बार लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो क्या मुझे एक एडवाइस सीख करना चाहिए? क्या मैं ये छोटा अमाउंट से कुछ हो सकता है? तो डेफिनेटली बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक छोटा, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी स्टार्ट करते हैं ना, एक 15,000 रुपए महीने का एसआईपी 15 साल में अगर आपको 15% रिटर्न मिला, 1 करोड़ रुपया हो जाता है। 15,000 रुपए का एसआईपी 15 साल के लिए अगर करते हैं, 15% रिटर्न बैठता है तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। क्योंकि शायद इतनी लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते जनरली, जैसे महिलाओं के पास भी कुछ पैसे होते हैं, उनके लिए बचा के रखे हैं, लेकिन उस बचत को हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ये शायद राइट न तो उनके पास गाइडेंस होता है, न ही वो कहीं पूछने जाती है, और न खुद को आइडिया होता है कि हम करें क्या। और इसी चक्कर में शायद वो 15,000 के 15,000 ही रह जाते हैं, हमारी तिजोरी में बढ़ नहीं पाते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम छोटी सी अमाउंट को भी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप रीड करिए, आजकल सोशल मीडिया में इतने वीडियोस है, जब आप थोड़ा रीड करेंगे इस टॉपिक में, जब आप इंटरेस्ट लेंगे, देखो वुमेन बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट लेती है, इतने अच्छे से घर मैनेज करती है, ट्रैवल प्लानिंग करती है, इतने अच्छे से न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है, देन व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट्स, यू नो, अर्निंग। और बहुत सारी वुमेन बोलती है हम अर्न नहीं करते, बट अर्निंग मनी इज डिफरेंट, सेविंग एंड ग्रोइंग इट इज डिफरेंट। क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम either the husband or the father is taking care of the investments, बट आप क्वेश्चंस पूछिए, इंटरेस्ट लीजिए, तो आपको डेफिनेटली वो लोग भी पावर देंगे अपना कॉल लेने के लिए। आप अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, मतलब आप रीड करिए उसके बारे में और जर्नी स्टार्ट करिए। सी, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना इन्वेस्टिंग, आप उतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। आप एक एडवाइजर को सीख करिए, क्या गलत है कोई के पास जाने में, हेल्प लेने में, क्योंकि एक बार हैंड होल्डिंग मिल जाती है ना तो जर्नी काफी इजियर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, जब किसी का साथ, किसी का हाथ मिलता है तो डेफिनेटली जर्नी बहुत इजी हो जाती है। और ये फाइनेंस, जैसे महिलाओं को ऐसा लगता है कि फाइनेंस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, yes. हम नहीं कर सकते, हम अननोन है, तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं होता जहां महिलाएं काम नहीं कर सकती है, अपने पैसे को, अपनी बचत को अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो वो इन्वेस्ट करना सीखिए। मार्केट कैसा अभी चल रहा है, अभी फिलहाल जो मार्केट चल रहा है
वो तो बहुत ही ऐसा है कि अनसर्टन मार्केट चल रहा है। हाँ। समझ ही नहीं आ रहा कि गोल्ड खरीदना चाहिए, सिल्वर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, जो हमारे पास है उसे बेच देना चाहिए, या फिर हम उससे संभाल के रखें, या फिर कहीं अपने पैसे को और कहीं लगा दें। इतने अप एंड डाउन आ रहे हैं, इतना सारा ये हो रहा है कि आने वाले भविष्य को लेकर के सब अनिश्चितता के दौर से अभी फिलहाल गुजर रहे हैं। जो अभी का सेक्टर है वो ये है। तो ऐसे सेक्टर में कैसे बचत को मतलब अपने होल्ड रखें, अपने पास रखें और वो बढ़ा लें, ये थोड़ा सा एक ट्रिक होना चाहिए। देखिए टिप्स तो कुछ नहीं होते, बट एक चीज बोलना चाहूंगी, आपने एकदम सही बोला, मार्केट्स आर एक्सट्रीमली अनसर्टेन। बिल्कुल, बट वो नेचर है मार्केट का, लाइफ इज अनसर्टेन, वैसे ही मार्केट्स आर अनसर्टेन। यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट। और आपने जो बताया अभी गोल्ड एंड सिल्वर का, लास्ट ईयर तो इंडियन हाउस वाइफ्स बिकेम द रिचेस्ट, जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। लेकिन इसमें पूनम जी एक चीज बताना चाहूंगी, अब सबको पता है क्या लग रहा है कि अगर मेरे पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए ना मैं 70 गोल्ड एंड सिल्वर में डाल दूं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एसेट क्लास का एक साइकिल होता है। 2014 से 2019 तक गोल्ड ने क्या किया, 30,000 का 30,000 पे ही चल रहा था 6 साल तक गोल्ड, वो अपने भूल जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, टाइम्स विल ऑलवेज बी अनसर्टेन। अभी तो वॉर का सिचुएशन है, कभी वॉर आएगा, कभी इन्फ्लेशन आ जाएगा, कभी फ्लड हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलेगी। हम लोग को अपना ऐसा स्ट्रैटेजी करना है कि प्रॉब्लम्स आती रहेगी, अनसर्टेनिटी आती रहेगी, बट वी हैव टू नेविगेट। उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी करते हैं जिसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कितने एसेट्स होते हैं, इक्विटी मतलब शेयर बाजार, फिक्स्ड इनकम जैसे कि बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट। अपने के पास अगर 100 रुपया है तो हमको सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन रखना चाहिए। आज हमने इक्विटी, अगर हम अग्रेसिव है कि नहीं मुझे तो ज्यादा पैसे कमाने हैं और मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, इक्विटी कंपोनेंट बढ़ाइए। एंड मैं बोलूंगी डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आप रिसर्च नहीं कर पाते तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिग्गज फंड मैनेजर्स आपका पैसा संभाल रहे हैं। तो वो आपका इक्विटी कंपोनेंट हो गया, थोड़ा बहुत एफडी में भी डालिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स आप गोल्ड में डालिए। 10% इज गुड फॉर गोल्ड, बट बिकॉज गोल्ड में बहुत अच्छा किया, आप 50% गोल्ड में डाल दोगे, आने वाले 5 साल में नहीं करेगा। जो पिछले 5 साल अच्छा किया हो सकता है वो आने वाले 5 साल नहीं करेगा। तो आपको अपना एसेट एलोकेशन रखना पड़ेगा कि ये मेरा बास्केट है, मैं सब में थोड़ा थोड़ा डालूं, मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, मेरे टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग वो परसेंटेज इन ईच एसेट विल वेरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात की। हमें एग्जाम में जैसे बैठे हैं, हमें हिंदी में भी मार्क्स लाने हैं, गणित में भी लाने हैं, साइंस में भी लेके आने, सब में थोड़ा थोड़ा लेके आना है, तो पास मार्क्स मिल पाएंगे। हाँ। या हमारी डिवीजन कुछ बन पाएगी। अदरवाइज अगर आपने मैथ में 100 में 100 ले आए लेकिन हिंदी में आपने पास मार्क्स भी नहीं लाए, तो फिर लाइफ में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। आपको हिंदी में एक्सेल करना है तो आपको उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो वो आपका अपना पर्सनल, हर जन का एसेट एलोकेशन अलग होगा। मेरा एसेट एलोकेशन मेरा निवेश करने के टाइम होराइजन और मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग है, आपका एसेट एलोकेशन आपके हिसाब से होगा, अलग होगा। अनीसा जी, बात हुई अपनी म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, डिवाइड करके अपन अपनी वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं उस बारे में। लेकिन बात वेल्थ की करूं तो आजकल तो जो पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है, वो चल रही है 90% लोन पे। जितना उसके पास होता है उससे ज्यादा कहीं बड़े उसके प्लान होते हैं, और उसे लगता है हर चीज ईएमआई पे मिल रही है तो मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी, मतलब सब कुछ उसे चाहिए आज का आज। और इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो जाती है कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि निकल भी जाते हैं हम उससे। तो ये कहाँ तक सही है कि हम लोन ले करके अपने सपनों को जो पूरा करने की दिशा में आजकल चल पड़े हैं, वो कहाँ तक सही है? ये बात तो काफी सही है, क्योंकि अभी एक डेटा आया था जिसमें आप भी हैरान हो जाएंगे। उसमें उन्होंने बताया था कि आज का जो जेनजी है ना, वो लोन किसके लिए ले रहा है? वो लोन ले रहा है ट्रैवल करने के लिए, वो लोन ले रहा है आईफोन बाय करने के लिए। पहले के जनरेशन वाले जो लोन लेते थे कि एक सपनों का घर बनाएंगे, एक एसेट क्रिएट करने के लिए लोन ले रहे थे। अब
एसिड क्रिएट या मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन नहीं लिया जा रहा है, अब लिया जा रहा है लग्जरीज के लिए, लग्जरी के लिए, यूटिलिटीज। इनफैक्ट लोग ग्रोसरी बाइंग, अपने बिल्स पे कर रहे हैं एक लोन लेके। 43% of the credit cards today are owned by Gen Zs which are below 30 years. बिल्कुल। तो डेफिनेटली पर्सनल लोन का कल्चर बहुत बढ़ गया है, एंड लोन लेने का तरीका और किस चीज के लिए आप ले रहे हो टोटली बढ़ गया है। मोस्ट ऑफ द लोन्स आज बैंक के थ्रू नहीं होते हैं, सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होते हैं। तो वो पर्सनल लोन का तो रिस्क डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आपका कोई टाइम पे इनकम नहीं सपोर्ट किया तो आप एक ईएमआई की चेन में फंस सकते हो, क्योंकि एक एक जन 3-3 पर्सनल लोन्स ले रहा है। फिर आप क्या करो, इस लोन को दूसरे लोन से चुका रहे हो, तभी तो आप इतने लोन्स ले रहे हो। तो वो एक रिस्क एरिया है जेनजी के लिए, जो जेनजी पीपल हुआ बिलो 30 इयर्स कर रहे हैं। लेकिन यस, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स भी रीड करते हैं। अच्छा, हाँ, वो मैं बोलूंगी कि उनकी अवेयरनेस काफी हाई है। वो काफी पॉडकास्ट जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, वो लोग सुनते हैं, रीड करते हैं, तो काफी एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट यस, एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, तो लोन बहुत ले रहे हैं। अगर इनकम लेवल लोन से नहीं मैच किया तब प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली दिक्कत यहीं पे आती है कि जब इनकम स्टॉप होती है, एक बार कोई सर्विस आपकी छूट जाती है, कभी आप बीमार हो जाते हैं, तब वो जो चेन टूटती है, और उस टाइम अक्सर ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो जेनजीज जितने भी जो लोग हैं, ऐसा होता है क्योंकि वो शेयर भी नहीं करते अपनी बात को, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मतलब ये लोन का जो सिस्टमेटिक जो तरीका चल पड़ा है, जो आगे से आगे, हमने एक गाड़ी आई हमारी 4 साल तक लोन करते करते, किस जैसे ही कंप्लीट होती है उनको लगता है अब हम इससे बड़ी गाड़ी ला सकते हैं। तो मुझे तो कहीं लगता है कि ये शायद थोड़ा गलत। हाँ, वो है। उसके लिए तो मतलब देखो, थोड़ा पेरेंट्स को और को सबको एफर्ट लेना पड़ेगा इन गिविंग देम द राइट गाइडेंस। बिल्कुल, दैट व्हाट इज इन योर बैंक अकाउंट दैट मेक्स यू रिच, बिल्कुल, नॉट व्हाट यू ओन। बिकॉज यू नो, जब आपका लोन का अमाउंट बढ़ेगा, soon you'll have to sell things to repay your loan. So your bank balance is the only thing that makes you rich. तो जब उनको राइट गाइडेंस मिलेगी तो आई थिंक वो लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे। स्मार्ट तो काफी है वो लोग। हाँ, स्मार्ट काफी, जेनजीज ऑल स्मार्ट हैं। हाँ। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, और वो बहुत मार्केट को रीड भी करते हैं, और उनके सपने बड़े हैं और बड़े होने भी चाहिए। बट थोड़ा सा संभल के डेफिनेटली, क्योंकि वो लोन का अगर साइकिल स्टार्ट हो गया तो निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो चलते चलते हम थोड़े से टिप्स जानना चाहेंगे कि भाई जो हमारा वेल्थ है, जो हमारे पास है, पुरखों से हमारे पास है, हमने खुद ने कमाया है, जो भी हमारे पास है उसे कैसे संभाल के रखें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और कैसे अपने आप को सेफ रखते हुए हमारी जो तिजोरी है ना वो बस भरती जाए। हाँ, थोड़ी कम नहीं हो और बढ़े, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में, हमने सीखा है, हमने फाइनेंस की चीजों को बारीकी से समझा है, और हम जब शेयर मार्केट और इसमें इन्वेस्ट करते हैं तब डेफिनेटली हमारे सपने भी बड़े हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि रिलायंस के आप मालिक हो जाते हैं, चाहे एक छोटे से मालिक हैं आप, लेकिन आप मालिक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे सपने भी बड़े हो जाते हैं। तो फिर उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कुछ टिप्स आपकी ओर से आने चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। तो मैं नंबर 1 तो ये टिप दूंगी दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू वेल्थ क्रिएशन। ये जर्नी काफी लंबी है। अगर आपने पेशेंस एंड डिसिप्लिन दिखाया तो आप अमीर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अमीर होके ही स्टार्ट करें। आज आपके पास जितना भी पैसा है, 5,000 रुपया महीने का, 10,000 रुपए महीने का, आप निवेश करिए। जैसे कि मैंने बताया, 15,000 रुपए की एसआईपी 15 साल में 1 करोड़ बन जाती है, 15% रेट ऑफ रिटर्न में। बट इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले नहीं बताया, 15 साल लगा 1 करोड़ बनने में। 15 से 20 साल का जो जर्नी होगा, आगे का 5 साल, उसमें वो 2 करोड़ बन जाता है। तो दूसरा 1 करोड़ आपको इकट्ठा करने में सिर्फ 5 साल लगे, बट पहला 1 करोड़ इकट्ठा करने में 15 साल लगे। तो वही है, कंपाउंडिंग का मैजिक उठाइए। इतना आपको क्यों सोचना है, इतना क्यों स्ट्रेस लेना है? अच्छे फंड मैनेजर्स को, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अपना मनी दीजिए मैनेज करने के लिए। आप अपने तरफ से डिसिप्लिन दिखाइए, आप अपने तरफ से पेशेंस दिखाइए, एंड लेट कंपाउंडिंग डू इट्स जॉब। एंड वो अगर आपने सोच रखी तो मुझे नहीं लगता है
कोई भी सपना छोटा है। हर एक आम आदमी एक HNI बनने का सपना देख सकता है। 10 करोड़, 20 करोड़ की 100 करोड़, आप कोई भी गोल अपने लिए रख सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम 10 करोड़, 20 करोड़ और 100 करोड़ की बात भी हम सोच सकते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के जरिए। हमारे सपने तभी पूरे होते हैं जब लाइफ में अनुशासन हो, जब लाइफ में आपकी एक कंसिस्टेंसी हो कि आप लगातार चल सकते हैं, अनुशासन को हमेशा बनाए रखते हैं और शॉर्ट टर्म में नहीं घुसते हैं कि बस आज का आज ही मुझे चाहिए, अगर वो नीचे जा रहा है तो मैं तुरंत उसको निकाल लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। और अनिशा जी कहते हैं कि जब पैसा हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और जब पैसा ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये वाकई वैसे सच है, हर एक दौर में ये सच रहा है। तो एक व्यक्ति कैसे करे कि जब वो कमाना शुरू करता है तब कितना प्रतिशत उसको खर्च करना चाहिए, कितना प्रतिशत वो निवेश करे और कौन सी उम्र में निवेश स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि लोगों को लगता है अभी तो बहुत टाइम है, हम करेंगे शांति से, अभी हमारे खर्चे बहुत हैं, फिर हम निवेश करेंगे। तो एग्जैक्टली कौन सी उम्र होती है जहां से ये निवेश स्टार्ट हो जाना चाहिए? देखिए, निवेश तो आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सके, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन हैव विथ योरसेल्फ। जो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर है मिस्टर वॉरेन बफेट, इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। उन्होंने 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना। यस, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सके एंड कितना करना चाहिए। देखिए, कोई इसका वैसे तो रूल नहीं होता है, क्योंकि हर जन का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, हर जन की स्पेंडिंग हैबिट्स अलग होती है। बिल्कुल। बट फिर भी एक गोल्डन रूल है जो बोला जाता है कि अगर आपने आपकी अभी अर्निंग जर्नी स्टार्ट की है, आपकी अभी जॉब लगी है, आप समझिए 25-26 साल के हैं, तो अगर आप 100 रुपया महीने का घर ला रहे हैं तो 50% तो आपका चले जाएगा बेसिक नीड्स में, बिल्स पे करने में, ग्रोसरीज लाने में, आपकी EMI पे करने में। बाकी 30% आपका चला जाएगा लग्जरीज में, कि आप कोई हॉलिडे में चले गए, एंटरटेनमेंट, मूवीज, आउटसाइड फूड। फिर जो 20% बचता है वो आपको निवेश करना चाहिए। और ये जो 50, 30 और 20% है ना, ये इक्वेशन चेंज होती जाती है आपके एज के साथ। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे आप अभी 25-26 साल के, आप 40 साल के होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो थोड़ी आप उतनी ग्रोसरी खरीदेंगे और ज्यादा ग्रोसरी खरीदेंगे, खाएंगे तो आप उतना ही ना। तो आपका इन्वेस्टिंग कंपोनेंट बढ़ता जाएगा जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी। मतलब वो बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। जनरली गलती कहाँ करते हैं कि हमारी इनकम बढ़ती है तो हम दूसरे खर्चे जो होते हैं, जैसे हमारा बाहर आउटिंग है, हमारी ट्रिप्स पे जाना है, वो बढ़ जाता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो वहां खर्चा ज्यादा होता है, निवेश शायद हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो उसके लिए हम बोलते हैं क्लाइंट्स को, आप पहले डिसाइड कर लीजिए हर महीना आपको कितना इन्वेस्टिंग के लिए निकालना है, वो आप अपना अलग ही कर दीजिए। अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि भाई जो इनकम आएगी, अब मैं 30% ऑफ दैट इनकम की SIP कर सकता हूं, तो आपने अपना 5 तारीख को आपकी सैलरी आ रही है, 7 तारीख को SIP कट जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद आपके पास जो बचा है, आपको जैसे खर्चा करना आप करिए। तो वो अपने ऊपर वो आप रूल कर लेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब सारी बात का अगर वैसे निचोड़ कहूं तो ये है कि डिसिप्लिन इज मच नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। बिल्कुल, जो डिसिप्लिन में जिसको रहना आ गया, उसे एक तरह से जीना आ गया। डेफिनेटली, और उसको पैसा बढ़ाना भी आ जाएगा। अच्छा, मतलब जो हम सुनते थे बचपन में कि एक कल्प वृक्ष होता है और वो जहां वहां पे बैठो तो आपकी मांगे पूरी करता है, तो ये डिसिप्लिन एक तरह से आपका कल्प वृक्ष हो सकता है, जिसके नीचे अगर आप बैठ गए, जिसको आपने अपनी लाइफ में अपना लिया, अपने भीतर तक आपके डिसिप्लिन चला गया और निवेश करने की एक आदत चली गई, क्योंकि हैबिट्स बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने हैबिट डाली निवेश करने की, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इस चीज को बढ़ाना है, और वहीं से आपकी जो तिजोरी है डेफिनेटली वो भरनी चालू हो जाएगी। तो आज आपकी तिजोरी को भरने के बहुत सारे गोल्डन रूल हमने अनीशा जी कठोतिया से सीखे, जो कि मार्केट को सर्च करती रहती हैं, मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है वो सिखाती हैं। बहुत सारे क्लाइंट हैं इनके जिनको ये समझाती हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो इनकी एडवाइस पे काम करके आज शायद बहुत ऊपर पहुंच गए।
तो अनिशा जी, आज आप हमारे इस शो में आए, आपने बहुत सारे गोल्डन रूल हमें समझाए और डेफिनेटली हमारे दर्शकों को तो पता चले ही हैं, मुझे खुद को पता चले कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और महिलाएं किस तरह से अपने आप को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रस्तुत कर सकती है। तो डेफिनेटली मैं आज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत 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 आभार, बहुत धन्यवाद अनिशा जी। थैंक यू सो मच।